हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आर्डर 41 इसके जो रूल नंबर है 17 से लेकर 25 को डिस्कस करेंगे। देखें, रूल नंबर 17 ये कहता है कि अगर जो अपीलेंट है वो उस दिन ज़ाहिर नहीं होता, अदालत में पेश नहीं होता जिस दिन अपील की तारीख दी गई थी, तो अदालत उस अपील को डिसमिस कर देगी। और दूसरा ये है कि अपीलेंट आ गया था, रिस्पोंडेंट नहीं आया था, यानी जिसके खिलाफ अपील आपने दायर की थी वो नहीं आया था, तो तब अपील जो है ना उसके बगैर सुनी जाएगी, यानी एक्स पार्टी जो होती है ना हमारी प्रोसीडिंग वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद है रूल नंबर 18। इसमें यह है कि अगर जो एपिलेंट है उसने जो आपने नोटिस भेजना होता है ना रिस्पोंडेंट ने, उसकी कीमत जो है ना वो जो एपिलेंट होता है उसने पे करनी होती है। अगर वो उसने नहीं की पेमेंट, ठीक है, और नोटिस उसको नहीं पहुंचा अगले बंदे को, रिस्पोंडेंट को, जिसकी वजह से वो बेचारा अदालत नहीं आ सका, तो अदालत उस सूरत में भी अपील को डिसमिस करेगी। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट खुद से पेश हो गया, यानी वो खुद ही उसी दिन आ गया, शरीफ इंसान था, आ गया, उसको हालांकि नोटिस मिला था, नहीं मिला था, लेकिन वो आ गया, तो उसके बाद जो है ना अपील डिसमिस नहीं होगी। उसके बाद है रूल नंबर 19। उसमें है री एडमिशन ऑफ डिसमिस्ड अपील। अगर अपील जो है ना रूल नंबर 11 और 17 की सब क्लास 2 के तहत या 18 के तहत जब डिसमिस हो जाती है, तो उस सूरत में जो एपिलेंट है ना वो दोबारा अदालत को रिक्वेस्ट दे कर सकता है कि सर काइंडली इसको रीओपन करें, क्योंकि वो जो मैंने ऊपर आपको रीजंस बताए ना उसके तहत वो डिसमिस हो गई है, तो जो एपिलेंट है वो दोबारा दरख्वास्त दे सकता है। और लेकिन उसको फिर रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई क्यों हम रीओपन करें, क्या वजह है। तो वो कहेगा कि जी वो मैं उस दिन तारीख नहीं आ सका, मसला था, पैसे नहीं पे किए, ये नहीं किए। तो जो भी रीजंस हो गए, अगर वो अदालत मुतमईन हो जाएगी तो उस मुकदमे को दोबारा रीओपन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेशन एक्ट है 1908 का वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 20। इसमें यह है, अगर एपिलेंट कोर्ट ये देखे कि यार इस केस के अंदर कुछ और लोग भी यानी कि शामिल हैं, कुछ और लोग भी, उनका भी इंटरेस्ट है इस अपील के अंदर, तो उस सूरत में अदालत जो है ना हियरिंग को डिले कर देगी, मुअत्तल कर देगी, थोड़ा कहेगी अच्छा जी बाद में हियरिंग रखेंगे, या ये ऑर्डर भी दे सकते हैं कि जी फलां बंदे को भी एज ए रिस्पोंडेंट शामिल करें। ठीक है। सो किसी भी स्टेज के ऊपर अदालत एपिलेंट कोर्ट को अगर लगे कि यार इस केस में तो फलां बंदा भी शामिल है, उसका भी इंटरेस्ट हो, तो उसको नोटिस भी दे सकती है, केस को डिले भी कर सकती है और उसको बुला भी सकती है अदालत के अंदर। उसके बाद है रूल नंबर 21। इसमें है री हियरिंग आफ्टर एक्स पार्टी जजमेंट। यानी अब रिस्पोंडेंट अदालत में नहीं आया और अदालत ने एक्स पार्टी जुरिस्डिक्शन या एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर दी है, तो उस सूरत में फिर रिस्पोंडेंट के पास भी ऑप्शन है कि वो भी एपीलेट कोर्ट से कह सकता है कि सर काइंडली अपील को रीहियर करें, मैं आ चुका हूँ। लेकिन उसके लिए फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई सर मैं क्यों नहीं उस दिन अदालत आया, उसका रीज़न क्या था, या मुझे नोटिस नहीं मिला था, वाट एवर जो भी होगा। लेकिन फिर अदालत रीहियरिंग करेगी उसकी, उसके कहने पर अपील को दोबारा सुनेगी, लेकिन फिर उसको कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होगा। उसके बाद है रूल नंबर 22। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, अपील शुरू हो गई है ना, ठीक है। एक तरफ एपिलेंट खड़ा हुआ है, एक तरफ रिस्पोंडेंट खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है ना, वो तो अपील, उसने तो अपील दायर नहीं की ना, वो तो रिस्पोंडेंट है। अपील किसने दायर की थी? एपिलेंट ने। लेकिन अगर वो भी जो अदालत ने जो फैसला दिया जिसके खिलाफ अपील चल रही है, अगर उसमें से भी वो भी गलतियां निकाला, हालांकि वो फैसला उसके हक में आया है ना, रिस्पोंडेंट के हक में आया है ना, लेकिन अगर वो उस फैसले में से कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ उठाता है कि सर जी मेरा तो उस फैसले में भी एतराज़ है, हालांकि मेरे हक में आया था, लेकिन इसमें ये चीज़ें मेरे खिलाफ थी, मैंने तो इसके खिलाफ भी ऑब्जेक्शन उठानी है, तो यानी कि अपील दायर की थी एपिलेंट ने, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो उल्टा उसी फैसले को जो उसके हक में आया है उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रेज कर रहा है, तो फिर अदालत उसकी जो ऑब्जेक्शन है उसको सुनेगी। लेकिन साथ में जनाब जो है ना, ये तभी वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है अपने ही हक में जो उसका फ़ैसला आया था 1 महीने के अंदर अंदर, और फिर नोटिस देगी, ऑब्जेक्शन को रिटन में वो बताएगा, ठीक है। वो उसी तरीके से ऑब्जेक्शन पेश करेगा जिस तरह अपील करेगा, और साथ में वो जो रिस्पोंडेंट होंगे जो है ना, और रिस्पोंडेंट जो है ना वो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको भी वो नोटिस भेजेगा कि भाई मैंने एक्चुअली मेरा हालांकि फ़ैसला मेरे हक में है, लेकिन फ़ैसले की ये चीज़ों के ऊपर मैंने खुद भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं ये नोटिस भेज रहा हूँ, ठीक है। और वो सारा जो ऑब्जेक्शन होगा जो अदालत जो नोटिस भेजेगी वो उस रेस्पोंडेंट के खर्चे पानी पे भेजेगी। और दूसरा ये है कि इवन के जो ओरिजिनल अपील है जो एपिलेंट ने दायर की है वो ड्रॉप भी हो जाती है, डिसमिस भी हो जाती है, लेकिन जो ये क्रॉस ऑब्जेक्शन जो उठाए हैं रिस्पोंडेंट ने उस फैसले के खिलाफ जो उसके हक में आया था, उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं आई होंगी ना,
तो वो ज़रूर सुनी जाएंगी दूसरों को नोटिफाई करके। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट बहुत गरीब है बेचारा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके बाद जो प्रॉपर रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, जिसका मतलब ये है कि उसका खर्चा पानी रियासत उठाएगी अपील का। उसके बाद है रूल नंबर 23, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिमार्डिंग द केस आफ्टर अपील। अगर नीचे वाली अदालत ने जिसने फैसला दिया है, जिसके खिलाफ अपील आ चुकी है एपीलेंट कोर्ट के अंदर, अदालत को अगर लगता है, जो एपीलेट कोर्ट है उसको ये लगता है कि यार ये लोअर कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया, इसने जल्दबाजी में और इनिशियल स्टेजेस पे फैसला दिया है, जो प्रिलिमिनरी इशू है उसके ऊपर ही फैसला दिया है, फुल केस उसने सुना ही नहीं पहले, तो उस सूरत में एपीलेट कोर्ट उस फैसले को ओवरटर्न करेगी और जनाब इसको वापस भेजेगी लोअर कोर्ट में कि जी भाई तुम दोबारा सुनो और दोबारा से री एग्जामिन करो, ठीक है, और अपनी फैसले की कॉपी भी भेजेगी, उसको ऑर्डर देगी कि इस केस को दोबारा रीअपील करो, उसका दोबारा ट्रायल करो। और दूसरा ये है कि जो आपने पहले एविडेंस पेश किए थे वो भी दोबारा भी यूज़ हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, मैं अपील में गया तो अपील वाली जो अदालत है एपीलेट कोर्ट ने, उसने नीचे वाली अदालत को मेरा केस दोबारा वापस भेजा, उसको कहा जी दोबारा इसका ट्रायल करो, तुमने अच्छे से ट्रायल नहीं किया, तुमने ये चीज़ें मिसिंग की हैं, ठीक है जी, ये इसका मतलब है रूल नंबर 23 का। उसके बाद 24 है, लेकिन अगर एपीलेट कोर्ट को लगता है और उसको कुछ ऐसा इनफ एविडेंस मिल जाता है केस के रिकॉर्ड के अंदर से, तो वो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर कोर्ट को भेजे वापस केस, वो खुद भी जनाब उसको इशू को एडजस्ट कर सकती है और फाइनल डिसीजन सुना सकती है। इवन कि जो लोअर कोर्ट है उसने फैसला किसी और ग्राउंड्स पे दिया था, तो ये एपीलेट कोर्ट के पास एक पावर है कि वो किसी और ग्राउंड्स के ऊपर वो फैसला अपना सुना सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 25, एपीलेट कोर्ट हैंडलिंग मिसिंग इशू। अगर लोअर कोर्ट ने कोई एक अहम नुक्ता या फैक्ट मिस कर दिया है अपने फैसले के अंदर केस के हवाले से, तो फिर एपीलेट कोर्ट उस केस को इशू को दोबारा क्रिएट करेगी, बेहतर करेगी और वो इश्यूज दोबारा फिर लोअर कोर्ट को भेजेगी कि भाई अब इसको दोबारा ट्रायल करो, तुमने ये नुक्ता मिस किया, इसको जब दोबारा इसका ट्रायल करो। और लोअर कोर्ट से ये भी कहेगी कि भाई एडिशनल अगर एविडेंस हैं तो वो भी गैदर करें और उसकी फाइंडिंग्स बताएं और फिर मुझे दोबारा वो सारी चीज़ें दे दें, बताएं कि अब आपने इन चीज़ों के ऊपर ये फैसला दिया है। यानी अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो एपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को डांट पिलाएगी और उसको वो इशू क्रिएट करके बताएगी कि भाई ये वाला नुक्ता तुमने क्यों मिस किया, इसके ऊपर ट्रायल करो और इसके ऊपर अगर एडिशनल एविडेंस मिलते हैं, सबूत वगैरह मिलते हैं, तो वो सारे निकाल के उसकी जो भी फाइंडिंग मिलती है उसको रिटर्न करो, यानी मुझे वापस भेजो एपीलेट कोर्ट को। सो दोस्तों, ये थे मज़ीद इसके रूल्स, ठीक है। इसमें हमने इस वीडियो के अंदर 17 से लेकर 25 तक जो रूल्स हैं ऑर्डर नंबर 41 के वो डिस्कस किए हैं। अभी और भी बड़े इसके रूल बाकी हैं क्योंकि ऑर्डर 41 बहुत लेंथी है लेकिन बहुत ही आसान है, इसको आपने लाजमी तैयार करते रहना है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।